जी आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आज की जो क्लास है वो हमारी रहेगी इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, तो आज सभी लोगों के लिए ये जो क्लास है बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश से रिलेटेड, यानी कि आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जो भी टॉपिक आएंगे वो टॉपिक आपको एज यूजुअल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो साथियों सभी लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ दो चार बातें हैं वो मैं बता दूं। ठीक है, अच्छा ऑफलाइन वाले जो आप लोग बैठे हुए हो, इसमें से जो एयरफोर्स वाले जो है कैंडिडेट्स वो जरा मिक्स बैठे हो। हाँ, 9th से लेकर के 12th वाले जितने भी हो ना, आप सभी लोग 9th से लेकर 12th वाले आप सभी लोग एक रो में बैठ जाओ। ठीक है, और उसके बाद में जो एयरफोर्स वाले हो वो अलग बैठ जाओ। ठीक है, डिफेंस की जो तैयारी करे ना, हाँ एयरफोर्स वाले शायद तुम भी हो ना। ठीक है, ओके, तो एक रो में बैठ जाओगे। इसमें ये रहेगा कि जैसे कोई किसी का अगर डाउट रहेगा ना आप दोनों में से, तो पता नहीं चलेगा। अगर मिक्स बैठे तो हमें हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में जो डाउट है वो किसका है। मतलब आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो उनका है, या एक्चुअल में जो 10th 12th वाले बच्चे हैं 9 से लेकर के पढ़ रहे हैं उनका है। ठीक है, जिससे हमें पढ़ाने में और आसानी रहेगी कि ज्यादातर वीकनेस किस में आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। और मैं ये बता दूं इस बात को लेकर के कि जितने भी इसमें से कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो 9th में है या 10th में है, या इस समय 12वीं की तैयारी कर रहे हो, कि आगे फर्दर 12वीं के बाद में वो क्या करेंगे, एयरफोर्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो वो क्या इस क्लास को देख सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, इस क्लास को जरूर आप देखिए और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ये मत सोचना कि सर ये जो इंग्लिश जो है इसका जो डर है आपके अंदर बैठा हुआ है, वो डर को आज हम बिल्कुल खत्म करेंगे। और आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी 0 लेवल से एडवांस लेवल तक रहेगी। ठीक है, तो आज हम 0 से पढ़ाएंगे। 0 से यूं समझो कि 0 का मतलब आज हम माइनस लेवल से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज की क्लास को पेशेंस के साथ में जरूर देखें। आज की जो क्लास है मेरे भाई वो है बेसिक इंफॉर्मेशन की। बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या होता है उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको इस क्लास को अगर बहुत अच्छी यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप जितने भी आपके साथ में जो दोस्त हैं, आपके भाई बहन है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग फेज पे हैं, एकदम बिगिनर्स हैं, ठीक है, वो इस क्लास को जरूर देखें, वहां तक अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, इस क्लास को शेयर जरूर करके आओ। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की। कॉपी पेन फटाफट सभी लोग निकाल के बैठ जाओ और साथ के साथ लिख भी सकते हो। और अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसका जो मेरा जो नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहां से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको ये किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए आपको मिनिमम से एक चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ क्लास नोट्स, उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, और भी जितने सारी चीजें हैं, मॉक टेस्ट वगैरह हो गए, और एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको हमारे नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। अगर कोर्स बाय करना है तो आप वहां से बाय कर सकते हो, अदरवाइज नहीं बाय करना चाहते हो, आप सिर्फ यहाँ से भी पढ़ना चाहते हो, आपके पास में कंटेंट है प्रैक्टिस के लिए, तो आप कोर्स बाय करने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद स्वयं से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज की बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन में। बेसिक इंफॉर्मेशन में आज हम सीखेंगे एबीसीडी से। ठीक है, शुरुआत करेंगे एबीसीडी से। अब एबीसीडी में ये नहीं कि मैं आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट ये सिखाने लगूं, ये नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। बस हम स्टार्ट करेंगे एबीसीडी से। ठीक है, तो सर एबीसीडी में क्या सिखाएंगे? एबीसीडी में हम सिखाएंगे, आपसे पूछ रहे हैं सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है, आप जरा बताओ कि एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे और बताना जो इंग्लिश की जो यूनिट है, बेसिक जो यूनिट है वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई आपके सामने हम लिख रहे हैं ए, आपको बताना है कि ए क्या है। ठीक है, ए क्या है, ऐसे हमने लिखा बी, वैसे हमने लिखा सी, ऐसे लिखा हमने डी, डॉट 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 करते करते हमने पहुंच गए सर कहां तक, सर जेड तक पहुंच गए। ठीक है, आप हमारा क्वेश्चन आपसे ये है
कि ए से लेकर के जेड तक जो भी चीजें हमने लिखी है, आप जरा बताओ, ठीक है, कि ये क्या लिखा हुआ, ठीक है, सभी के आंसर आने चाहिए। से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक ये क्या है, ठीक है, हमने ए लिखा, बी लिखा, सी, डी, ऐसे ही हमने डॉट डॉट करते करते हम जेड तक गए। आप सभी लोग आंसर देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, ठीक है, ये ए से लेकर के जेड तक क्या है, ये लेटर है, ठीक है। आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, लेटर है, ठीक है। अच्छा, कुछ के आंसर हैं कि कह रहे हैं सर ये अल्फाबेट है। अब दोनों में तो डिफरेंस, अब दोनों में तो कंफ्यूजन है कि सर ये अल्फाबेट बोले इसे या हम क्या बोले, लेटर बोले, ठीक है ना। तो आप दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस, जो कंफ्यूजन है, ये आप दोनों के लोगों के अंदर की कह रहे हो कि सर, आधे बच्चे इसमें से बोल रहे हैं ना कि सर ये अल्फाबेट है, कुछ कह रहे हैं कि ये लेटर है। किसकी बात माने कि अल्फाबेट है या लेटर है? क्यों? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ए से लेकर के जेड तक जो बच्चे इन्हें क्या बता रहे हैं, जो बच्चे इन्हें ए से लेकर के जेड तक बता रहे हैं लेटर, वो एकदम 100% सही बता रहे हैं। ये मेरे भाई अल्फाबेट नहीं है। अगर इंडिविजुअली की बात करेंगे, हम इंडिविजुअली लिखा हुआ ए से लेकर के जेड तक, हम आपसे वही पूछ रहे हैं ए क्या है, तो सर ए एक लेटर है। अच्छा, आपका ये भी डाउट रहता है, डाउट है, क्वेश्चन भी है आपका कि सर अगर ए से लेकर के जेड तक अगर ये लेटर है तो सर हमने अल्फाबेट भी तो पढ़े हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं? जी बिल्कुल मेरे भाई, आप उस पेशेंस बनाए रखो, वो भी हम बताएंगे कि ये अल्फाबेट क्या होते हैं, क्यों, ठीक है। तो ए से लेकर के जेड तक जो हमने लिखे हुए हैं ये क्या है मेरे भाई, ये है लेटर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये ए से लेकर के जेड तक अगर लेटर है तो इसको मतलब हम इसकी हेडिंग दे सकते हैं, इसकी हेडिंग दे सकते हैं कि ये लेटर आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर लेटर, ठीक है, ये हो गए मेरे भाई लेटर। ए से लेकर के जेड तक जो है मेरे भाई वो क्या है, लेटर है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि सर अल्फाबेट क्या होते हैं? सर मैंने अल्फाबेट भी तो पढ़े हुए, स्कूल में हमें पढ़ाया गया था कि अल्फाबेट क्यों। आप लोगों के ये भी तो डाउट है, तो निश्चिंत रहो, आपको हम हर एक जो डाउट है वो हम जरूर क्लियर करेंगे, आपको एक डाउट रहेगा नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो ए से लेकर के जेड तक जो है वो क्या है, ये है लेटर, ठीक है। तो इसको मैं एक सर्कल में इसको मैं कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं एक सर्कल में कर देता हूं, ठीक है। अब ए से लेकर के जेड तक, पहले बात ये बताओ, ए से लेकर के जेड तक सर कितने लेटर होते हैं? सर 26 होते हैं, ठीक है मेरे भाई। कितने होते हैं सर? 26 लेटर हुए, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 26 लेटर हैं, यानी कि सर 26 लेटर है, यानी कि 26 अक्षर होते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो था कि जो इसमें जो स्टूडेंट कह रहे थे सर ये अल्फाबेट है, ठीक है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको इंडिविजुअली बोलोगे, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, लेकिन इसको आप अगर ग्रुप में बोलोगे, कैसे बोलोगे मेरे भाई? अगर इसको आप ग्रुप में बोलोगे, कलेक्शन में बोलोगे, यानी कि इसको एक साथ में बोलने की अगर जब कोशिश करोगे, जब एक साथ में बोलोगे, तब ये मेरे भाई क्या हो जाते हैं, ये अल्फाबेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अल्फाबेट होते हैं, उसी को अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इंडिविजुअली बोल रहा हूं, इंडिविजुअली अलग अलग बोल रहा हूं, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये लेटर है। लेकिन अगर इसको एक साथ में बोलेंगे, जैसे एक साथ में बोलेंगे, तो फिर क्या बोलेंगे, इसे अल्फाबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। तो बताओ ये फिर क्या हुए? अल्फाबेट हुए। तो ये एक साथ में अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें ना मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएंगे? अल्फाबेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अल्फा। अच्छा, आपका क्वेश्चन एक है, अच्छा कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये अल्फाबेट में, अच्छा ये बताओ ये क्या कह रहे हैं कि अल्फाबेट्स हैं, क्या है, ठीक है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे ये अल्फाबेट नहीं होगा, सर ये अल्फाबेट्स होंगे। चलो हम लिख देते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है। अब देखो यहां पर डिफरेंस क्या आया, आप लोगों का डाउट ये है कि सर ये अल्फाबेट, वैसे तो हमने बताया इंडिविजुअली क्या है, ये लेटर है, लेकिन एक साथ में ग्रुप में बोलने की कोशिश करेंगे तो मेरे भाई क्या है, ये अल्फाबेट है। लेकिन आपका इसमें से एक और डाउट आ गया, कह रहे हो कि सर ये अल्फाबेट नहीं है, सर ये अल्फाबेट्स होंगे। क्यों? आप इसके पीछे का रीजन क्या है? हम समझ सकते हैं कि आप इसमें अल्फाबेट्स क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपने एक लॉजिक लगाया है। लॉजिक ये लगाया है कि सर ये 26 लेटर हैं, 26 लेटर, और 26 लेटर अगर लिखे हैं तो इसको अगर हम अल्फाबेट बोलेंगे तो अल्फाबेट्स बोलेंगे।
ठीक है, जो लोग इसको कह रहे हैं अल्फाबेट्स, और कुछ के भी आंसर इसमें है जवाब कि वो कह रहे हैं अभी अल्फाबेट पे ही टिके हुए हैं, रुके हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये अल्फाबेट्स हैं। चलिए देखते हैं, आपने जो लॉजिक लगाया, कौन सा लॉजिक लगाया बताएं? आपने ये लॉजिक लगाया सर, मैंने जैसे मेरे पास में एक क्या है, एक मेरे पास में सर एक पेन है या एक बुक है, मान लेते हैं सर मेरे पास में एक बुक है, तो मैंने लिखा, अगर एक बुक होगी तो मैं ऐसे तो लिख सकते हैं वन बुक, ऐसे लिखेंगे। लेकिन मेरे पास में दो है, प्लूरल फॉर्म में है, बुक है, दो है, तीन है, चार है या पांच है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे पांच बुक है तो ऐसे लिखेंगे ना मेरे भाई, फाइव, और क्या लिख देंगे, बुक्स लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो आपने यही वाला लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया कि यहां पे सर लिखा हुआ वन, अगर एक है तो उसके बाद में नाउन कैसा, सिंगुलर। यहां पे फाइव लिखा हुआ है तो ये क्वांटिटी बता रहा है, ये दोनों के दोनों क्वांटिटी बता रहे हैं, यानी कि वन भी क्वांटिटी बता रहा है और फाइव भी क्वांटिटी बता रहा है। बट वन जो है क्वांटिटी कैसे बताता है, एक सिंगल क्वांटिटी बता रहा है। लेकिन फाइव जो है ये भी क्वांटिटी बता रहा है, बट ये संख्या में कितनी है, पांच है। तो पांच है तो आपने उस नाउन को क्या बनाया, प्लूरल बनाया। तो फाइव की जगह पे आप क्या लिखा, फाइव बुक्स। ऐसे तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो आपने वही वाला एकदम लॉजिक लगाया कि सर यहाँ पे लेटर्स हैं मेरे भाई, लेटर्स कितने लिखे हैं, 26 लेटर है। 26 अगर लेटर हैं तो इनको अगर एक साथ में बोलेंगे तो मेरे भाई अल्फाबेट्स ही तो बोलेंगे। क्यों? वही आपने ये लॉजिक लगाया। तो मेरे भाई जो इसको कह रहे हैं कि अल्फाबेट्स, वो 100% गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है सर, यहां पर अल्फाबेट्स नहीं होगा। क्यों सर? अल्फाबेट तो होगा। पहले मैं बता दूं, इसके दो इसके कारण है। ठीक है, पहला तो हमने बताया कि पहली बात तो इसमें अल्फाबेट्स में एस नहीं लगेगा। ठीक है, आपने ये वाला जो लॉजिक लगाया एकदम बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, ऐसे अगर समझोगे तो एकदम गलत है। ठीक है सर, यहां पर सिर्फ अल्फाबेट ही होगा, ना कि अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, अल्फाबेट कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्फाबेट होते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, ना कि वर्णमालाज। ठीक है, तो वर्णमालाज नहीं होता, क्या होता है, वर्णमाला होता है अल्फाबेट। दूसरी बात यह है कि अल्फाबेट जो होता है ना मेरे भाई, अल्फाबेट कभी भी इसमें अल्फाबेट में एस या एस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये कैसे नाउन होते हैं, ये मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, जैसे वाटर है, पानी, तो क्या पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना। तो पानी कैसा हमारा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसमें कभी भी एस एस नहीं लगता है। अगर एस एस लगा दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, सुपरफ्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में कभी एस एस नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये बात ध्यान रखना कि अल्फाबेट में कभी भी एस एस नहीं लगता है। ये कैसा नाउन होता है सर, ये जरा बता दो हमें। ये मेरे भाई होता है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस एस नहीं लगता है। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल दे दे। ठीक है, तो बोलोगे सर एक मजा आ जाएगा, एक और एग्जांपल दे दो। जैसे वाटर वाला दिया था वैसे एक और दे दे। जैसे आपने पढ़े होंगे सर, पोएम पढ़ी है, पोएम आपने लर्न करी होंगी बेसिकली क्लास में, पहले 5th 6th क्लास में पढ़ाई जाती थी पोयम। ठीक है, तो पोयम जैसे आपने एक पोयम, दो पोयम, तीन पोयम, चार पोयम। ठीक है, जैसे एक पोयम है, दो पोयम है, तीन पोयम है, चार पोयम है। लेकिन अगर उनको इंडिविजुअली बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक पोयम, दो पोयम, तीन पोयम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 26 लेटर्स। लेकिन अगर उन्हीं सभी पोयम को एक साथ में ग्रुप में बोलने की कोशिश करेंगे, कलेक्शन में बोलेंगे, तो फिर कैसे बोलेंगे? तब मेरे भाई पोयम को इंडिविजुअली पोयम चार पोयम है तो पोयम नहीं बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे? पोएट्री बोलेंगे। और कभी भी पोएट्री में ऐसे यस नहीं लगता है, आप इसको पोएट्रीज नहीं कर सकते हो, पोएट्री ही रहता है। इसीलिए पोएट्री भी कैसा नाउन होता है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। कभी भी आपके एग्जामिनेशन में मिल जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन, तो पोएट्री में कभी भी एस या एस नहीं लगता। जैसे पोएट्री में वाई आता है तो वाई को हटाकर आई एस का यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो आप वहां पर वाई को हटाकर आई एस का यूज मत करना। ठीक है, पोएट्री मत कर देना। क्यों? क्योंकि पोएट्री जो होता है वो अपने आप में खुद अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें एस एस मत लगाना, ना ही एस एस और ना ही आई एस का यूज करना। ठीक है, बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहां तक तो हमने समझ लिया सर अनकाउंटेबल नाउन की पूरी कहानी, कि अब तो नहीं कभी भूलोगे, अब तो नहीं कभी ये रहेगा डाउट कि सर अल्फाबेट है या अल्फाबेट्स है। ठीक है, तो अल्फाबेट कभी नहीं, अल्फाबेट ही रहेगा, अल्फाबेट्स कभी नहीं कर सकते। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि सर ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और
अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस नहीं लगता है। चलिए, अब आपके माइंड में बहुत ज्यादा चुलबुलाहट ये है कि सर हमें जरा एरर बताओ कि एरर क्वेश्चन एरर कैसे करेंगे, क्यों क्वेश्चन कैसे करेंगे एरर वाले। तो हम आपको बता दें कि एरर के क्वेश्चन जो है वो आपके सामने बना रहे, बताओ जरा इसमें क्या एरर है, क्या गलती है। हमने लिखा आपके सामने कि देयर इज या आर 26 लेटर्स, there are 26 letters in alphabet या अल्फाबेट्स। देखो अभी यहां से आप पहले क्लियर करो कि मेरे भाई यहां अल्फाबेट होगा या अल्फाबेट्स होगा। सर अभी तो आपने बताया कि सर क्या होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है, कहीं पर भी अल्फाबेट्स लिखा हो तो अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है। तो तुरंत आप क्या करोगे, इस पे मारोगे कांटा, ये तो हो गया गलत। सर क्या होगा, अल्फाबेट होगा। तो पहली बात तो आपने इस चीज को निश्चिंत कर लिया कि इसमें से क्या है, ठीक है, फिक्स क्या है। सर क्या होगा, यहाँ पे अल्फाबेट होगा मेरे भाई, ना कि अल्फाबेट्स होगा, ठीक है। अब मेरे भाई अब आती है कहानी यहाँ की, इसमें बताओ इस वाले में क्या होगा, इज लगाएं या आर लगाएं, बताओ। देयर इज 26 लेटर्स या देयर आर 26 लेटर्स, बताओ क्या होगा। तो आधे लोगों के वही सेम जवाब आ रहे हैं कि कुछ तो कह रहे हैं कि सर इज है और कुछ कह रहे हैं आर है। अभी भी डाउट है, हमें पता है आप लोगों के अंदर डाउट है कि कुछ के जवाब आ रहे हैं कि सर इज होगा, मतलब वो डटे हुए कि नहीं सर इज ही होगा, और कुछ कह रहे हैं सर आर होगा। ऐसा क्यों, ये आपस में कंफ्यूजन क्या है, क्यों है ये, यही कंफ्यूजन तो क्लियर करनी है। चलो पहली बात तो ये समझो कि ये जो मेरे भाई जो देयर लिखा ना, देयर ये इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है, इसके अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ड नहीं लगेगी, ठीक है। ये लिखा हुआ देयर या हेयर या इट, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बेसिकली इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होते हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अभी यूज नहीं करनी। आपको यहाँ से पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है वो आपको हमें आप लोग हमें बताओ। तो जो लोग इसमें इज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो लोग मेरे भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि सर यहाँ पे इज होगा, मेरे भाई वो भी 100% गलत है। क्या होगा, आर होगा। क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आपने देखा ना 26 लिखा हुआ क्या, और उसके आगे तो नाउन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, नाउन, और कैसा नाउन है सर, नाउन तो लिखा हुआ, बट वो नाउन जो है वो मेरे भाई कैसा है, प्लूरल है। नाउन जब प्लूरल है तो मेरे भाई वर्ब भी तो प्लूरल लगेगी, देखो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगेगी सर, यहाँ पे आर लगेगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अब देखो एक हिसाब से ही सेंटेंस में ही एरर था, हमने सेंटेंस में ही एरर बना दिया था, तो क्या बना, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट, ना कि अल्फाबेट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो फटाक से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है। तो आगे इसी में आगे बताते हैं कि अभी तो हो गई है देयर वाली बातें, कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं इसकी मेन डेफिनेशन, लेटर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है वो समझते हैं। आप सभी लोग, हाँ ठीक है, आप सभी लोग लिख सकते हो, ठीक है, लिखते जाओ। द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज या आर कॉल्ड अल्फाबेट। चलो आपके सामने एक और, हमने ये डेफिनेशन में ही एक क्वेश्चन एरर का बना दिया, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन में भी हमने जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में भी एक एरर का क्वेश्चन डाल दिया, बताओ इसमें क्या होगा। और मैं बता दूं यहां पे जो कलेक्शन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कलेक्शन। आप इस कलेक्शन की जगह पे मेरे भाई क्या लिख सकते हो, ग्रुप भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ग्रुप, ठीक है। कलेक्शन हो या ग्रुप हो, बात एक ही है, ठीक है। लिख लिया, चलो बताते हैं, समझाते हैं। देखो दिया गया है द कलेक्शन ऑफ
यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा, एस होगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज या आर कॉल्ड अल्फाबेट। बताओ, आपके सामने फिर क्वेश्चन है कि यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, क्या आएगा? हमें पता था कि 90% बच्चे यही जवाब देंगे, और आपके दिल की बात अगर हम न समझ जाएं तो फिर मतलब ही क्या हुआ है। आप सभी लोग जो जवाब दे रहे हो वो हमें पता था कि क्या जवाब इसका दोगे। सबके सब बच्चे जो हम जवाब दे रहे हैं वो सबके सब गलत। हमें पता था कि इसके आंसर जो आएंगे वो यही आएंगे। और कोई है जो बता सकता है इसमें क्या इसका सही आंसर हो सकता है? क्या हेल्पिंग वर्ब यहां पे सुटेबल होगी? जो लोग यहां पे कह रहे हैं कि सर यहां पे आर होगा, क्या कह रहे हैं? आर। मेरे भाई ये गलत है। सर अभी तो आपने बताया, अभी आपने सर बताया, हाँ सर अभी हमने तो पढ़ा सर 26 लेटर्स लिखे हुए हैं। सर अगर 26 लेटर लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, तो अभी आपने आर लगवाया, लगवाया कि नहीं लगवाया? सर फिर इस वाले में हमारे साथ में नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? सर ये भी तो प्लूरल है, और प्लूरल क्या है सर? नाउन है। अगर सर प्लूरल नाउन है तो सर आर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, जैसा कि आपने ऊपर वाले में बताया। अभी तो हमने बताया, बट कह रहे हो आर नहीं लगेगा, क्यों? आपने देख करके डायरेक्ट आंसर दे रहे हो। हमने लॉजिक, और यानी कि आपने मतलब इंग्लिश के मतलब ग्रामर को सही से समझा नहीं है, देखा नहीं है कि किस तरीके से होगा। मेरे भाई यहाँ पे आर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं लगेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन की नाम की कोई चीज होती है। सुनिए प्रेपोजिशन, नहीं सुना हो? अगर सुना हो तो ठीक है, नहीं भी सुना हो तो आज जान लो, ठीक है। ये मेरे भाई क्या है? ऑफ। ऑफ क्या होता है सर? ऑफ जो है वो है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट, तो प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो मेरे भाई उस प्रेपोजिशन के क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मेरे भाई इस वाली प्रेपोजिशन का ये जो नाउन है ना, ये मेरे भाई क्या है? उस प्रेपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं। और आप क्या कर रहे हो? इस लेटर्स को दे करके यहाँ आर लगा रहे हो, जो कि 100% गलत है। यहां मेरे भाई आर नहीं लगेगा। यहां इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कलेक्शन। ये जो हमने लिखा हुआ है, जब कलेक्शन, या कलेक्शन बोल लो या फिर ग्रुप बोल लो, कुछ भी बोल लो, द ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल। देखो लेटर्स है ना, अब देखो एक लेटर ये, एक लेटर ये, एक लेटर ये, एक लेटर ये, सभी के सभी जो लेटर हैं इनको हम क्या कर रहे हैं? इन सभी लेटर्स को हम एक साथ में हम कलेक्ट कर रहे हैं, और जब एक साथ में कलेक्ट करके हम क्या बना रहे हैं मेरे भाई? उसको अल्फाबेट कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स यानी कि जो अक्षरों का जो समूह है उसी को क्या कहते हैं? उसी को मेरे भाई क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? ये बोलेगा कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, तो मेरे भाई यहाँ क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ग्रुप जो है वो क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहां पे मेरे भाई इज आएगा, ना कि आर आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? चलो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं लेटर। अब लेटर के बाद में क्या आता है मेरे भाई? अब हम लेटर के बाद में शुरू करेंगे, क्या आता है? वर्ड। अब लेटर से क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। वर्ड की बात समझते हैं। चलो मेरे भाई यहीं पे वर्ड मैं लिख दूं यहीं पर, ठीक है। वर्ड इस साथ के साथ ही लिखते जाना सभी लोग, ठीक है। चलो अब आपके सामने हमने लिखा हुआ है वर्ड। अब फटाफट इसकी जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को हम बताते हैं, बताना इसमें वर्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। चलो आज हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इसी में वर्ड कैसे बनते हैं लिखेंगे, द कलेक्शन। देखो यहां पे मैं कलेक्शन लिख दूं या ग्रुप लिख दूं, बात एक ही है। कोई इसमें आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे आप कलेक्शन लिख दिया, ग्रुप लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रुप भी लिख सकते हो, यानी कि स्लैश लगा करके आप ग्रुप लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कलेक्शन लिखा हो तो कलेक्शन के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तो हम लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच
gives complete मीनिंगफुल, मैं यहां पे थोड़ा लिख दूं, ठीक है, मीनिंगफुल सेंस, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड मेरे भाई क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया डेफिनेशन में, डेफिनेशन इसकी वर्ड की बन जाएगी कि द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है, यानी कि जो अक्षरों के जो समूह हैं, वो जो समूह है वो क्या करेंगे, विच गिव्स हमें देते हैं, क्या दे, वो कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस अगर देते हैं, यानी कि ऐसी सेंस, ऐसा सेंस दे जिसका कोई अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताना मेरे भाई वर्ड क्या है, शब्द क्या है, तो ऐसे समझेंगे कि शब्द मेरे भाई ये होता है कि द कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। तो हमने इसके डेफिनेशन समझ ली वर्ड की, ऐसे हमने समझ ली थी लेटर की डेफिनेशन। लेटर की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी कि द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, ये तो मतलब मैंने, यानी कि ये अल्फाबेट की डेफिनेशन थी, लेटर तो हमने बेसिकली हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अभी क्या थी वर्ड की डेफिनेशन, सिर्फ वर्ड की डेफिनेशन तो बता दे, जरा इसके एग्जाम्पल बता दो तो मजा आ जाए सर कि वर्ड कैसे हम पहचानेंगे। चलो एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, ठीक है, ये एक्स, ये एक्स, एक्स, ये एक्स मतलब एग्जाम्पल है, ये वो वाला एक्स में समझ लेना, आप लोगों वाला एक्स, ठीक है, हाँ ये एक्स एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में जैसे हमने कुछ वर्ड लिखे हुए, कुछ अलग अलग लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, लेटर हमने लिखे हुए, जैसे सर एक लेटर हमने लिखा हुआ है सी, क्या सी एक लेटर है, हाँ सर सी एक लेटर है। सी के बाद में हमने लिखा एच, क्या एच एक लेटर है, हाँ सर एच भी एक लेटर है, एक लेटर है, हाँ सर एक लेटर है। फिर मैंने लिखा आई, आई भी एक लेटर है सर। फिर मैंने लिखा आर, आर भी एक लेटर है। तो हमने एक लेटर लिखा, हमने सी, फिर एच, ए और आई और आर लिखा कि नहीं लिखा, सी एच ए आई आर। ये जो हमने अलग अलग इंडिविजुअली कितने 5 लेटर लिखे हुए हैं। अब इन सभी लेटर को क्या करो, कलेक्ट करो, एक साथ में लिखो, लगे ना कलेक्शन ऑफ लेटर्स, अलग अलग लेटर्स हैं। अब इन कलेक्शन दिए, जो अलग अलग लेटर दिए गए, इनको एक साथ में कलेक्ट करने की कोशिश करो मेरे भाई। जब इनको एक साथ में कलेक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा सी एच ए आई आर। सर सी एच ए आई आर मतलब सर चेयर बन गया, चेयर बन गया, क्या मीनिंगफुल सेंस दे रहा, हाँ सर मीनिंगफुल सेंस तो आ रही है, इसकी मीनिंग भी निकल रही है, इसका अर्थ भी पता चल रही है। चेयर, चेयर यानी कि कुर्सी, सर इसका मतलब तो बिल्कुल निकल रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये क्या है, ये मतलब इसका मतलब मेरे भाई ये इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ड है। और अगर ये वर्ड कभी कब कहलाएगा, जब ये मीनिंगफुल सेंस देगा। सर मीनिंगफुल भी तो सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वर्ड है मेरे भाई, क्या है ये वर्ड है। एक और इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बताना मैंने लिखा बी एक लेटर है, हाँ सर बी एक लेटर है। ओ एक लेटर है, हाँ सर ओ भी एक लेटर होता है। फिर मैंने लिखा के भी एक लेटर है। फिर मैंने लिखा ओ, फिर मैंने भी एक लिखा ओ। अब की 4 हमने अलग अलग इंडिविजुअली लेटर लिखे, बी ओ के ओ, लिखा कि नहीं लिखा। अब इन्हीं सभी लेटर को एक साथ में कलेक्ट करो, एक साथ में जब हम कलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा बी ओ के ओ। सर ये क्या बनेगा, बोको। ऐसा तो कोई वर्ड हमने भी नहीं सुना, आपने सर मैंने भी तो नहीं सुना है, आप लोगों ने भी तो नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है। बो को कोई वर्ड ही नहीं होता, इसका मतलब मेरे भाई ये क्या है, ये कोई भी वर्ड नहीं है। वर्ड वही होगा जिसकी मीनिंगफुल सेंस होगी। अगर इन सभी को, ये सब जो अलग अलग जो लेटर लेके इनको सही से अगर अरेंज किया जाए और सही मीनिंगफुल सेंस दे, तभी ये एक मिल करके जो 4 अलग अलग लेटर लिखे हैं, ये तब क्या बनेंगे, तभी हमारे ये वर्ड बनेंगे। जैसे हम इसको ऐसे लिख दें,
बी डबल ओ के। सर बुक होता है, बुक यानी कि किताब, यानी कि ये क्या है ये, तब तो ये सर ये वर्ड है, तब तो ये क्या कहलाएगा, तब तो ये सर ये वर्ड बन जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? चलो आगे बात करते हैं। सर यहां तक तो एग्जाम्पल क्लियर हो गए, इसके बाद करते हैं आगे हम फ्रेज की। सर लेटर पढ़ लिए, वर्ड पढ़ लिया, सर फ्रेज क्या होता है जरा फ्रेज बताना। फ्रेज बहुत आसान है फ्रेज, ठीक है। फ्रेज का मतलब हिंदी मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश मतलब, वाक्यांश का मतलब यह है कि किसी भी एक वाक्य दिया गया, कोई एक इंडिविजुअली वाक्य दिया गया, उसका बीच का अंश हो सकता है, लास्ट का कोई पार्ट हो सकता है, स्टार्टिंग का कोई पार्ट हो सकता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं, ठीक है। चलो सर ये तो आपने बता दिया, जरा इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको हम समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने लिखा द collection of word, the collection of words which, ठीक है, which gives incomplete meaning or sense is called फ्रेज। देखो क्या बोला गया है कि जो फ्रेज होती है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो वर्ड होते हैं वो लेटर होते हैं, मतलब लेटर का कलेक्शन होता है। जब हम वर्ड बनाएंगे, कोई एक वर्ड लिखेंगे, दो वर्ड के दो, मतलब कोई 2 लेटर का वर्ड भी हो सकता है, 3 लेटर का भी वर्ड हो सकता है, 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं लेटर से मिल करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना हमने, ये बनता है वर्ड। किससे बनता है सर, वर्ड बनता है अलग अलग जो इंडिविजुअली लेटर, इनको साथ में अगर कलेक्ट कर दें और मीनिंगफुल सेंस अगर दे दे तो इसका मतलब फिर वो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन सर फ्रेज कैसी बनती है, फ्रेज ऐसे बनती है मेरे भाई कि जब हम ये अलग अलग जो वर्ड हैं, जैसे ये एक वर्ड, ये एक चेयर एक वर्ड था, बुक एक वर्ड था, ये एक वर्ड है, एक ये वर्ड है, अगर इन सभी वर्ड को एक साथ में लिखेंगे और ऐसे वर्ड यानी कि बीच, जैसे कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में से हमने बीच का पार्ट उठा लिया, 3-4 वर्ड उठा लिए और उसको अलग हमने लिख दिया, और वो कैसे दे, इनकम्प्लीट अगर मीनिंग दे रहा है, ठीक है, उसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है, यानी या फिर कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ना ही कोई उसका सेंस बन रहा है, तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, वो फ्रेज बन जाएगा। सर आपकी बात तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई, बट हमें क्या बताओ, हमें एग्जाम्पल दो फिर समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल दे देते हैं, कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा सुरभि। सुरभि एक वर्ड है, हाँ सर सुरभि एक वर्ड है, ठीक है सर सुरभि एक वर्ड है। फिर मैंने लिखा एंड, क्या एंड एक वर्ड है सर, बिल्कुल सर एंड एक वर्ड है, 3 लेटर से मिलकर के बना हुआ है, ये वर्ड है, सुरभि एक वर्ड है, ठीक है। फिर मैंने इसके आगे लिखा सुरभि एंड नैना, हमने क्या लिख दिया, नैना लिख दिया, ठीक है। ये भी एक वर्ड है सर, ये भी एक वर्ड है, तो कितने वर्ड हैं सर, 3 वर्ड हैं। क्या है मेरे भाई, 3 वर्ड मिल गए, अलग अलग 3 वर्ड हैं, सुरभि एंड नैना। क्या इन सभी वर्ड को, जितने भी अलग अलग वर्ड लिखे हुए, इनको साथ में लिखने की कोशिश करो। सर इनको साथ में लिखे सर, हाँ एक साथ में लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा सुरभि एंड नैना। अब हम आपको बताते हैं ये कैसे, जैसे आप सभी लोग जैसे यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप सभी लोग जैसे यहाँ पे बैठे हुए, मैं बाहर था और आप सभी लोग बैठ गए थे, क्लास स्टार्ट होने वाली ही थी, और मैं क्लास बाहर से आया, जैसे क्लास में इंटर किया, और इंटर करा जैसे वैसे ही आकर के हमने पूछा आप लोगों से हालचाल कि कैसे हालचाल आप सभी लोगों के, और कैसी पढ़ाई चल रही है, और पूछ करके फिर हमने पूछा कि आज ना सुरभि और नैना, जैसे आया मैं वहां से बाहर से आया, इंटर किया क्लास में, इंटर करते ही और मैं ऐसे आकर के और सीधे ही आप लोगों से थोड़ा बहुत हालचाल पूछ लिया, आपकी क्या क्या कैसी की एक्टिविटी चल रही है पढ़ाई से रिलेटेड, और उसके बाद में हमने पूछा
फिर हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, हमने कहा कि आज ना सुरभि और नैना, तो आप बोलोगे सर सुरभि और नैना, आगे का तो सेंटेंस कंप्लीट करो, क्या है सुरभि और नैना, क्या, जब आपने बताया नहीं कि सुरभि और नैना क्या है, जब बताओगे ना तो क्या है सुरभि एंड नैना, फिर आगे का सेंटेंस कंप्लीट करो। जब तक हमने आगे का सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट करा तो सर ये तो हमारे दिमाग में बन गया क्वेश्चन मार्क कि भाई अभी तो हमें सेंटेंस पूरा बताया ही नहीं, इसका मतलब बताया नहीं, इसका मीनिंगफुल सेंस निकला क्या, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, सर बिल्कुल भी नहीं दे रहा है सर, ना ही कंप्लीट सेंस दे रहा है। हाँ, अलग अलग इंडिविजुअली वर्ड से पता चल रहा है कि ये सुरभि एक वर्ड है, एंड भी एक वर्ड है, नैना भी एक वर्ड है, लेकिन इनको जब हमने जब इनकी जब हिंदी निकालने की कोशिश करी तो सर हिंदी तो थोड़ी बहुत निकले, सुरभि और नैना निकल रहा, लेकिन इसमें हमें कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा। अगर कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब मेरे भाई क्या है, ये फ्रेज है, वही फ्रेज की डेफिनेशन है। एक और सर एग्जांपल दे दो, चलो मैं एक और एग्जांपल दे दो, जैसे मैंने लिखा इन, इन सर प्रेपोजिशन है, मतलब इन एक वर्ड है, ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा दा भी एक वर्ड है, फिर मैंने लिखा फॉरेस्ट, ठीक है। अब इन्हीं सभी अलग अलग जो इंडिविजुअली जो वर्ड है इनको एक साथ में कलेक्ट करो, सर इन्हीं को एक साथ में जब हम कलेक्ट करेंगे तो ऐसे बनेगा कहीं ना कहीं इन द, क्या बन जाएगा, इन द फॉरेस्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई, इन द फॉरेस्ट बन जाएगा। अब बताओ इन द फॉरेस्ट, जंगल में, क्या है जंगल में, सर इसके आगे पीछे का तो सेंटेंस आपने कहीं से कहीं ना कहीं हटा दिया, आगे का कुछ सेंटेंस होगा तो आपने आगे का जो सेंटेंस है वो तो हटा ही दिया, हम इससे कोई मीनिंगफुल सेंस निकाल पाएंगे, सर बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, निकल ही नहीं रहा है मीनिंगफुल सेंस। तो क्या लिखा हुआ, इन द फॉरेस्ट लिखा हुआ है जंगल में, क्या जंगल में, नहीं कुछ पता चला, इसका मतलब ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी मेरे भाई क्या है, ये भी मेरे भाई हो जाएगी फ्रेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे भाई, फ्रेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये भी मेरे भाई हो जाएगी फ्रेज, ये भी हो जाएगी फ्रेज हो जाएगी, ठीक है। वैसे ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी फ्रेज है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि फ्रेज क्या है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं कि सेंटेंस, ठीक है मेरे भाई, सेंटेंस की बात करते हैं कि सेंटेंस एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं सेंटेंस, क्या लिखा मैंने, सेंटेंस लिखा। सर इसकी मैं आपको लिखाता हूं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन में लिखता हूं इसकी, पहले सबसे पहले मैंने लिखा इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन मैंने लिखी द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which gives complete meaningful sense, the collection of words which gives complete meaningful sense is called a sentence, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब आपको तो ये क्लियर हो गया कि लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स, अब यहां पे क्या था कि ये भी सर वर्ड फ्रेज ही बनता था सर, वर्ड्स से वर्ड को मिला करके हम फ्रेज बनाते थे, और उसमें क्या था कि इनकम्प्लीट मीनिंग देता था, लेकिन सेंटेंस में क्या होगा, ये भी वर्ड से मिलकर के बनते हैं सेंटेंस, लेकिन इसमें क्या होगा, कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस होगी। अगर कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस है तो फिर क्या है मेरे भाई, वो सेंटेंस है। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस में आपके सामने में लिखता हूं, ठीक है, जरा बताना क्या ये एक सेंटेंस है या नहीं है। पहले मैं अलग अलग इंडिविजुअली वर्ड लिखता हूं, फिर उनको कलेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे क्या वो वर्ड बनते हैं या नहीं बनते। मैंने लिखे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुरभि
सुरभि एक हमने वर्ड लिखा, फिर मैंने लिखा इज एक भी वर्ड है, फिर मैंने लिखा टू, फिर एक अलग एक और वर्ड लिखा डेलही, फिर एक और मैंने वर्ड लिखा गोइंग। ठीक है, मैंने लिखा सुरभि इज टू दिल्ली गोइंग, मतलब मिलजुल करके कितने 5 हमने वर्ड लिखे। क्या ये पांचों के पांचों वर्ड को अगर हम एक साथ में कलेक्ट करेंगे, अगर एक साथ में इनको कलेक्ट करते हैं तो क्या ये क्या ये एक सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? देखते हैं सेंटेंस है या नहीं है। जब हम इसको एक साथ में लिखेंगे, क्या लिखा सुरभि इज टू दिल्ली गोइंग, सर इनको साथ में लिख दो। एक साथ में जब हम लिखेंगे कलेक्ट करेंगे तो ऐसे कहीं ना कहीं बनेगा सुरभि इज टू दिल्ली गोइंग। क्या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? सर बिल्कुल भी नहीं मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। जरा पढ़ के देख लो, लिखा हुआ है सुरभि इज टू दिल्ली गोइंग। क्या इसका कोई सेंस बना? सर कोई भी सेंस नहीं बना, इसका मतलब भी नहीं बना कि क्या है सेंस। अगर इसका सेंस नहीं बना तो क्या होता है? सेंटेंस है। सर बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं है। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखा होता है, किस तरीके से लिखा, यही मतलब यही के सारे वर्ड ऐसे लिखे होते, ऐसे लिखा होता है कि सुरभि इज गोइंग टू दिल्ली। अब बताओ, लिखा हुआ सुरभि इज गोइंग टू दिल्ली, बहुत समझ में आ गया। अब तो बहुत इसकी क्लियर स्पष्ट मीनिंग निकल रही है सर। सुरभि इज गोइंग टू दिल्ली यानी कि सुरभि दिल्ली जा रही है, एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू दिल्ली। यानी कि सुरभि दिल्ली जा रही है तो भाई मैं भी जा रहा हूं दिल्ली। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सुरभि इज गोइंग टू दिल्ली। इसका मतलब ये क्या है सर? ये तो क्या है? ये है हमारा सेंटेंस है। ये तो सर सेंटेंस है, और सेंटेंस है तो इसका मतलब भी सही है। सर ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है बट ये सेंटेंस नहीं था, ये सेंटेंस है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आप सभी लोग जो आप ऑफलाइन में बैठे हो, तो आप लोगों का आई होप आप लोगों को भी डाउट नहीं रहे होंगे। अगर कोई भी ऐसा डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये इस तरीके का डाउट है, हमें जरा बता दो। तो मैं आगे की जो क्लास होगी, आगे जो वीडियो होगी, उसमें जरूर हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।